हेलो एंड वेलकम टू स्मार्ट आइज फाउंडेशन। आज है 18th ऑफ नवंबर और हम लोग डिस्कस करेंगे प्री सिक्योर में हम लोग क्या डिस्कस करते हैं, जो करंट अफेयर्स के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उसको एमसीक्यू के फॉर्म में डिस्कस करते हैं। पर डे हम 5 टॉपिक्स उठाते हैं और उन 5 टॉपिक्स को अच्छे से एकदम समराइज करते हैं। तो ये जो 5 टॉपिक हम लोग आज कवर करने वाले हैं उसमें से है हमारा बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, दूसरा है हमारे पास रामासार साइट्स और तीसरा है हमारे पास क्वांटम कंप्यूटिंग। उसके बाद जीएसटी के बारे में हम लोग देखेंगे, फिर हम लोग ब्रह्मपुत्रा रिवर्स और उसके ट्रिब्यूटरीज के बारे में हम लोग देखेंगे। बिफोर वी स्टार्ट द डिस्कशंस ऑफ आवर क्वेश्चंस, मैं 2-3 बातें आपके साथ करना चाहता हूँ। हम लोग ऑलमोस्ट 20 ऑफ नवंबर में है। आज 20th ऑफ नवंबर है। ऑलमोस्ट आज के 20 या 30 दिन बाद 20 दिसंबर से हमारे पास एपीएससी का नोटिफिकेशन होगा। ठीक है, एक बार जब नोटिफिकेशन आता है ना तो वो एंजाइटी बढ़नी शुरू हो जाती है। तो आई विल सजेस्ट कि आप अपने प्रीलिम्स के प्रिपरेशन अभी से ही थोड़ी थोड़ी करना शुरू कर दो। थोड़ी थोड़ी करके आप लोग अभी से ही प्रीलिम्स की तरफ अपना ओरिएंटेशन शुरू कर दो। स्पेशली वो लोग जिनका ये पहला अटेम्प्ट होने वाला है, जो पहली बार प्रीलिम्स दे रहे हैं, या वैसे लोगों के लिए जिन्होंने प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं किया है, आपने 1 या 2 अटेम्प्ट दिए हैं, किसी वजह से प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हो पाया है, तो उस बात से भी बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। बट अब आज के टाइम में आप अपने प्रीलिम्स की प्रिपरेशन को थोड़ा सा अच्छे से ध्यान दे दो। एग्जाम देखो निकल जाएगा। ठीक है, डोंट वेट फॉर फाइनल नोटिफिकेशन आएगा, राइट। और कंपटीशन भी एपीएससी में बहुत अच्छी होती जा रही है। इस बार के मॉक इंटरव्यू में भी जो बच्चे आए थे, दे वर वेरी 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 क्वालिफाइड। तो इसको एज अ मतलब फॉर ग्रांटेड मत ले लेना प्रीलिम्स के स्टेजेस में, खास करके वो लोग भी जिन्होंने एग्जाम पहले क्वालिफाई किया था और वो लोग भी जिन्होंने पहले एग्जाम क्वालिफाई नहीं किया था। तो पूरी की पूरी मोरल ऑफ द स्टोरी ये है, पूरी की पूरी समरी ऑफ द स्टोरी ये है कि आपको अभी से प्रीलिम्स के लिए थोड़ा थोड़ा प्रिपेयर करना पड़ेगा, वरना लास्ट के 70-80 डेज में फिर आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। अभी आपके पास 100 दिन के ऊपर है, तो 100 दिन के ऊपर में तो आप एग्जाम को आराम से देखो क्रैक कर सकते हो। कैसे क्रैक कर सकते हो? रिवीजन की मल्टीप्लिसिटी कर दो, मतलब रिवीजन जो है उसके टाइम्स बढ़ा दो, 3 से 4 बार रिवाइज करो, एमसीक्यू बहुत प्रैक्टिस करना, राइट। और हमारी क्रैश कोर्स भी स्टार्ट हो रही है 23rd ऑफ दिस मंथ से। आई थिंक क्रैश कोर्स वगैरह भी स्टार्ट हो रही है। तो आप अपने प्रीलिम्स के प्रिपरेशन को थोड़ा सा और सीरियसली लो, बहुत सारे एमसीक्यू सॉल्व करो और भी कुछ बहुत सारी चीजें आप करो। मेंस पढ़ते रहे ना, एडिटोरियल पढ़ते रहे ना, न्यूज़पेपर पढ़ते रहे ना, वापस जो चीजें पढ़ाई गई हैं उसको रिवाइज करते रहना। बट ऑलवेज हैव दैट पॉइंट इन योर माइंड कि आपको प्रीलिम्स देना है और प्रीलिम्स बहुत नजदीक है। खैर, और इस जर्नी में मैं आपके साथ है पूरा का पूरा, राइट। ऑलमोस्ट जितने दिन भी ये जब तक ये प्रीलिम्स नहीं आता तब तक हम लोग प्री सिक्योर को लगातार करते रहेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन तुम देखना इंस्पायर्ड होंगे। आई एम नॉट सेइंग कि एकदम एग्जैक्ट यही क्वेश्चन आ जाएगा, बट टॉपिक्स बहुत सारे रिपीट होंगे, राइट। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन था बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में, वो देख लेंगे। पहला क्वेश्चन क्या था हमारा बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के बारे में? पहला क्वेश्चन ये था हमारा कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन इन इंडिया। और इसमें से आपको क्या बताना है? करेक्ट बताना है। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है? द डॉक्ट्रिन लिमिट्स द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368। दूसरा क्या है? द डॉक्ट्रिन वाज फर्स्ट प्रोपाउंडेड इन गोलकनाथ केस ऑफ 1967। तीसरा क्या कह रहा है? जुडिशियल रिव्यू इज कंसीडर्ड पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और चौथा स्टेटमेंट क्या कह रहा है? द केशवानंद भारती केस फॉर्मली एस्टैब्लिश्ड द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। अब स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट 4 आपस में ही कॉन्फ्लिक्टिंग है, तो जहां पे 2 और 4 है अपने को सबसे पहले काट देना है। तो हमने काट दिया। अब हमारे पास 2 ऑप्शन बचे, 1 2 1 3 4। अगर आपको इसमें से केवल इतना पता होगा कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन कहां से आता है, केशवानंद भारती केस से आता है, तो आपने इसका आंसर बड़े आराम से निकाल लिया बिना किसी दिमाग लगाए। दिस इज हाउ इलिमिनेशन एक्चुअली वर्क्स। ऐसा नहीं है कि आंख बंद करके ABCD कर दिया लग गया, ऐसा कुछ नहीं है, यही इलिमिनेशन है।
ठीक है। और ये कहां से आता है, जब आप नंबर ऑफ एमसीक्यूज की प्रैक्टिस बढ़ा देते हो तो आपसे देखो ऐसा होने लगेगा। सो द करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन बी। आपको पता होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का जो प्रोविजन है इट इज मेंशन इन आर्टिकल 368। 368 के अंदर पार्लियामेंट क्या कर सकती है, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को चेंज कर सकती है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये उठता है कि क्या पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन के सारे प्रोविजन को चेंज कर सकती है क्या, मतलब क्या कॉन्स्टिट्यूशन को पूरी तरह से बदला जा सकता है क्या? तो इसका आंसर जुडिशियरी देती है नो। कॉन्स्टिट्यूशन को पूरी तरह से बदला नहीं जा सकता है। जैसे अगर आप ह्यूमन बॉडी को देखोगे तो ह्यूमन बॉडी में बहुत से ऐसे ऑर्गन हैं जिनको काटने के बाद, जिनके फंक्शनिंग खराब होने के बाद ह्यूमन बीइंग का एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगा। जैसे ब्रेन मान लो, जैसे हार्ट मान लो, राइट। अगर आप नेल्स की बात करोगे, हेयर्स की बात करोगे, तो इसको आप कितना भी काटो ह्यूमन बीइंग तो जिंदा रहेगा ही ना। बट अगर आप किसी इंसान के ब्रेन को ही डैमेज कर दो, किसी के हार्ट को ही डैमेज कर दो, फिर तो वो नेक्स्ट टू डेथ चला गया ऑलमोस्ट। तो सिमिलरली ऐसे ही कॉन्स्टिट्यूशन में भी होता है। कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ प्रोविजन ऐसे हैं जिसको अगर आपने इलिमिनेट कर दिया, अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन के इन प्रोविजंस को इलिमिनेट कर दिया तो क्या होगा, पूरी की पूरी जो स्पिरिट है कॉन्स्टिट्यूशन की, वो पूरे स्पिरिट ही डाई कर जाएगी। इसी को बताया गया है केशवानंद भारती केस में कि कॉन्स्टिट्यूशन का कुछ बेसिक स्ट्रक्चर है जिसके साथ पार्लियामेंट छेड़छाड़ नहीं कर सकती है। इसी को बोलते हैं बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। केस का नाम केशवानंद भारती केस, डेट था 24 अप्रैल 1973। अब बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में दो तीन और बात। बेसिक स्ट्रक्चर का कोई स्टैंडर्ड डेफिनेशन नहीं है। तो बेसिक स्ट्रक्चर है क्या, ये कोर्ट बताती है केस बाय केस बेसिस पे। हर केस में कोर्ट ये एग्जामिन करती है कि क्या ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है या नहीं है। तो बेसिक स्ट्रक्चर का जो लिस्ट है वो आज भी इवॉल्विंग इन नेचर है। हमेशा आप देखोगे आपको कुछ ना कुछ उसमें ऐड होता हुआ मिलेगा। तो ये बात आपको समझनी है बेसिक स्ट्रक्चर क्या था। उसके बाद जो हमारा सेकेंड स्टेटमेंट है, उसके सेकेंड जो हमारा क्वेश्चन है उसको ध्यान से देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रामासार साइट्स इन इंडिया। पहला ये कहा जा रहा है कि रामासार साइट्स आर डिजिग्नेटेड अंडर द रामासार कन्वेंशन विच एम्स टू कंजर्व द वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। अगर आपको रामासार के बारे में केवल एक वर्ड पता होगा कि वेटलैंड को कंजर्व करना है, काम हो गया। सेकंड क्या था, चिलिका लेक इन उड़ीसा वाज द फर्स्ट साइट टू बी डिजिग्नेटेड एज अ रामासार साइट इन इंडिया। थर्ड क्या है, wetland under Ramsar convention are recognized for their ecological importance but have no binding obligation। very very important statement। इंटरनेशनल कन्वेंशन जो होते हैं, इंटरनेशनल जो इन्वायरमेंट के अग्रीमेंट होते हैं, उनको दो टाइप में क्लासिफाई किया जा सकता है। एक हमारे बाइंडिंग अग्रीमेंट और दूसरे हमारे नॉन बाइंडिंग अग्रीमेंट। तो आपको कुछ नहीं करना है, आज का पहला होमवर्क ये है कि आपको जो बाइंडिंग अग्रीमेंट्स है, 5 जो सबसे इंपॉर्टेंट बाइंडिंग अग्रीमेंट है, आपको वो हमें बताना है। तो ये नॉन बाइंडिंग ऑब्लिगेशन है किसके लिए, मेंबर कंट्रीज के लिए। आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो इसका सही आंसर क्या है, 1 और 2 सही है। थर्ड वाला स्टेटमेंट गलत है क्योंकि रामासार अपने आप में क्या है, वो बाइंडिंग ऑब्लिगेशंस लेके आता है। अगर आपने रामासार कन्वेंशन को, अग्रीमेंट वगैरह को साइन किया है तो ये आपके ऊपर बाइंडिंग ऑब्लिगेशन है कि आपको वेटलैंड को कंजर्व करना पड़ेगा। जो जिन साइट्स को आपने इंक्लूड कराया है वो आपको क्या करना पड़ेगा, कंजर्व करना पड़ेगा ही। चिल्का लेक और वो जो केवलादेव नेशनल पार्क है वो फर्स्ट साइट्स थी किसकी, रामासार कन्वेंशन के अंदर। थर्ड क्वेश्चन हमारा इवॉल्विंग टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, साइंस एंड टेक का। क्वांटम कंप्यूटिंग क्या होता है। अब क्वांटम कंप्यूटिंग का जो कीवर्ड है दैट इज क्वांटम बिट्स होता है। हर कैलकुलेशन के सर्टेन यूनिट्स होते हैं ना, जैसे ब्लॉक्स होते हैं, ठीक है, या फिर आपने काउंटिंग भी देखी होगी, उसके भी जो बेसिक यूनिट्स होते हैं। तो क्वांटम कंप्यूटिंग में क्या होता है, जो बेसिक यूनिट्स हैं उनको क्या बोलते हैं, क्यूबिट्स बोलते हैं, क्वांटम बिट्स बोलते हैं। तो क्वांटम कंप्यूटर्स क्या यूज करते हैं, उन्हीं क्यूबिट्स को यूज करते हैं दैट एग्जिस्ट इन मल्टीपल स्टेट साइमल्टेनियसली अनलाइक द क्लासिकल बिट्स। क्लासिकल बिट्स जो है उनसे एकदम उल्टा सेम टाइम में वो मल्टीपल स्टेट में आपको मिल जाएंगे। क्वांटम फिजिक्स जिन्होंने पढ़ा होगा उनको ये सारी चीजें थोड़ी आसानी से पता होगी। तो क्वांटम सुपरमेसी refers to the ability of quantum computers to solve problems that classical computers cannot solve
within a feasible time. Obviously स्पीड ज्यादा अच्छी है, efficiency ज्यादा अच्छी है. थर्ड स्टेटमेंट, इंडिया हैज लॉन्च्ड a national mission on quantum technology and application to boost research and development in this field. अगर आपको बस इतना पता है कि इंडिया ने लॉन्च किया है तो ये आपके सारे के सारे स्टेटमेंट सही हो जाते हैं. क्यूबिट्स क्या है? बेसिक यूनिट्स है किसके? क्वांटम कंप्यूटिंग के. सेकेंड स्टेटमेंट सही था. सेकेंड स्टेटमेंट ऑब्वियसली सही था कि क्वांटम कंप्यूटर जो होते हैं वो ज्यादा बेहतर होते हैं एज कम्पेयर टू जो क्लासिकल कंप्यूटर्स है हमारे. और तीसरा स्टेटमेंट भी सही है कि 2020 में इंडिया ने नेशनल मिशन ऑन क्वांटम टेक्नोलॉजी वगैरह लॉन्च किया था. चौथा क्वेश्चन है हमारा विद रिस्पेक्ट टू जीएसटी. 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको बताना है ये सही है या फिर नहीं है. पहला क्या है? इट इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, मतलब जहां पे जर्नी खत्म वहां पे टैक्स लगेगा. Levied on the consumption of goods and services. Okay. Second statement, petroleum products and alcohol are currently outside the purview of GST. Third, the GST Council is chaired by the Prime Minister of India. आपको 3 बातें बतानी है जीएसटी काउंसिल के बारे में, ये हमारा दूसरा होमवर्क है. ठीक है, ये आपको बस इतना करना है. 3 क्वेश्चन, 3 पॉइंट बताने हैं किसके बारे में? जीएसटी काउंसिल के बारे में. जीएसटी काउंसिल के चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर नहीं होते, हमारे ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर है. थर्ड स्टेटमेंट खत्म होते ही बेटा आपको देखो आंसर मिल गया, आंसर ए इज करेक्ट. तो कई बार ऐसा होगा कि आपको अगर केवल बेसिक इंफॉर्मेशन पता है, मैं अपने एग्जाम का अगर एक्सपीरियंस बताऊं तो कई बार ऐसा होता था कि हमने स्टेटमेंट 1 के बारे में कुछ नहीं सुना, स्टेटमेंट 2 के बारे में कुछ नहीं सुना, बट हमें स्टेटमेंट 3 के बारे में पता था. तो जैसे ही स्टेटमेंट 3 के बारे में हम सर्टेनिटी के साथ बोलते थे कि सही है या गलत है, हमारा आंसर आ जाता था. तो कई बार एग्जामिनर आपको ऐसे भी थोड़ा घुमाएगा भी, इसी को एलिमिनेशन बोलते हैं. राइट, वो सिक्का उछाल के एबीसीडी करने की जरूरत नहीं है, ये आ जाएगा, टाइम के साथ साथ आ जाएगा. तो जीएसटी क्या है? डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है. प्रशांत सर ने आपको इकोनॉमिक्स की क्लासेस में पढ़ाई है ये सारी बातें. कुछ प्रोडक्ट हैं, पेट्रोल हो गया, अल्कोहल हो गया, इसको जीएसटी में इंक्लूड नहीं किया गया है. और आज की लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसमें आपको ढेर सारा होमवर्क मिलने वाला है. ब्रह्मपुत्रा कहां से ओरिजिनेट होती है? तिब्बत से ओरिजिनेट होती है. वेयर इट इज नोन एज यारलंग सांगपो रिवर के नाम से इसको जाना जाता है. सेकंड स्टेटमेंट क्या है? द रिवर फ्लोज थ्रू इंडिया एंड बांग्लादेश बिफोर एम्प्टिंग इनटू द बे ऑफ बंगाल. ओके. दिबांग, लोहित एंड सुभानसरी आर द इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्रा इन इंडिया. बहुत सिंपल क्वेश्चन है बेटा, इससे सिंपल देखो नहीं हो सकता है. बट अब मेरी बात आप बहुत ध्यान से सुनिए. आपको घर जाना है, ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम के बारे में सब कुछ पढ़ना है. क्या क्या पढ़ना है वो मेरी बात ध्यान से सुनो, ध्यान से सुन लो. सबसे पहला, ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम के बारे में आपको क्या क्या पढ़ना है? सबसे पहले ओरिजिन देखना है, हालांकि हमने बता दिया. दूसरा, आपको राइट बैंक ट्रिब्यूटरी देखना है. तीसरा, आपको लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी देखना है. आपको जो नेशनल पार्क ब्रह्मपुत्रा के ऊपर है, आसपास ब्रह्मपुत्रा के पास में है, वो आपको बताना है. एंड पांचवा, मेजर अगर कोई हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट है, मेजर अगर कोई प्रोजेक्ट है डैम कंस्ट्रक्शन का, वो देखना है. बस इतना ही देखना है. Am I right? और अगर और मेहनत करना चाहते हो थोड़ा, तो वो डिस्ट्रिक्ट्स देख लेना जहां से ब्रह्मपुत्रा पास होती है. ठीक है, आई होप आप इसको कमेंट में भी बताना वो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट है असम की जहां से ब्रह्मपुत्रा पास होती है. तो इतना सारा हमने प्रिपेयर किया. 10-12 मिनट का वीडियो है, 20 मिनट आपको और लगेंगे इन सारे होमवर्क्स वगैरह को करने में, चीजों को रिवाइज करने में. राइट, सो मेरे तरफ से आई एम डन फॉर द डे. गुड नाइट. बट प्लीज प्रीलिम्स की प्रिपरेशन आप सब स्टार्ट कर दो, प्रीलिम्स बहुत पास है. ठीक है, सो थैंक यू, गुड नाइट.